नमस्कार। हेलो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के तत्वाधान में मुझे अपनी बात सामने रखने का मौका मिला है कि किस तरह से उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हम पूरे देश में जो हमारे देश की परिकल्पना है, जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, जो इस देश की पौराणिक कल्पना है कि किस तरह से हमारे अपने संसाधनों से, हमारे अपने गांव से, हमारे अपने व्यक्तियों से हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और देश को पुनः वह स्थान प्राप्त दिला सकते हैं जिसके कि हम शुरू से इस स्थान पर रहे हैं। अगर आपको ध्यान है, मैं अगर 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी की बात करूं तो उस समय पूरे दुनिया में भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब यह है कि पिछले 2000 साल में खाली 300 साढ़े 300 साल पहले तक हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और हम लोग चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे स्थापत्य कला हो या कारीगरी हो, पूरी दुनिया में सबसे निपुण अगर कोई थे तो हम लोग थे। आप देखिए कि अगर मैं 16वीं शताब्दी की बात करूं तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज देश कोई होता था तो वो भारत देश होता था। उस समय आप देखिए कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी का, दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी है उसमें जो इकोनॉमी है एक मिनट आप, हाँ, हाँ नहीं भाई, तो दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी हुआ करती थी उसमें अगर 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करूं तो लगभग 1/3 हिस्सा हमारे देश का होता था। और आज की अगर हम बात करें, आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्सा है तो लगभग 1% से कम है। इसका मतलब ये था कि उस समय जितने भी दुनिया में देश होते थे, चाहे वो यूरोपियंस हो या कोई भी हो, वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, भारत के साथ बिजनेस करना चाहते थे। आप देखिए कि इसीलिए चाहे वो पुर्तगीज हों, चाहे फ्रांसीसी हों, चाहे डच हों या फिर वो ब्रिटिश हों, वो सारे लोग भारत से व्यापार करने के लिए 16वीं 17वीं शताब्दी में उत्सुक थे और भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए। और धीरे धीरे बाद में क्या हुआ वो आप सबने देखा कि 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत यहाँ पे स्थापित कर ली और उसके बाद में उन्होंने हमारे देश पे राज किया और पूरे देश
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की। और जो हमारा तंत्र था, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो हमारा सामाजिक तंत्र था, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, उसको उन्होंने धीरे धीरे समूल नष्ट कर दिया। और आज पिछले 100 साल में हम जो देख रहे हैं कि हमने जो पूरी दुनिया का जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने एक्सेप्ट किया, वो क्या किया कि पिछले 100 सालों में हमने वही अवधारणा को प्राप्त किया, वही अवधारणा को फॉलो किया जो वेस्टर्न अवधारणा थी, जो पैराडाइम वेस्टर्न पैराडाइम था, उसी आधार पे हमने अपने आप को विकसित करने की कोशिश की। और उसका हश्र क्या हुआ कि पिछले 100 साल का जो अगर विकास हम देखें पूरी दुनिया का, उस विकास ने हमको किस स्थिति में पहुंचा दिया है, दुनिया को किस स्थिति में पहुंचा दिया है, वो हम सबके सामने है। उसकी वजह से हुआ क्या है कि आप देखिए कि हमारी विकासशील अवधारणा के में हमारी ज़मीन है वो प्रदूषित हो गई, हमारी मिट्टी से प्रदूषित हो गई, हमारी हवा प्रदूषित हो गई, हमारी पानी प्रदूषित हो गया, कम से कम रोज़गार लोगों को मिलने लगा, और जो धनवान लोग थे वो और धनवान हो गए, गरीब लोग और गरीब हो गए। मतलब जो सोशल इक्विटी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि पिछले 25-30 सालों से पूरी दुनिया में जो पर्यावरण का बदलाव हुआ वो सबको महसूस हो रहा है। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि आपको वही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, वही हमको साधन लेना चाहिए जो कि दुनिया को, इस पर्यावरण को संरक्षित रख सके। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे, और जो उनके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें मूल अवधारणा वही है कि किस तरह से हर आदमी के विकास हो सके, पर्यावरण का विकास हो सके, पृथ्वी संतुलित हो सके। तो इन सब को अगर मैं ध्यान में रखूं, देखूं कि किस तरह से हम अपनी व्यवस्था को, अपनी अवधारणा को, अपनी फिलोसॉफी को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और एनरिच कर सकते हैं, जो कि शिक्षा के साथ साथ हम अपने उसको व्यवहार में, हमारे जीवन में जो लाइवलीहुड है, जो कि हम जीवन यापन जिसको हम कहते हैं, वो शिक्षा के आधार पर आए, न कि खाली किताबी हमको ज्ञात आए और किताबी ज्ञान से हम किसी भी स्तर के नहीं रहें। डिग्री हमको मिल जाए पर डिग्री के बाद हमको क्या करना है, कैसे करना है, जीवन यापन कैसे करना है, वो नहीं आए तो वो किस काम की शिक्षा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब 2014 में भारत सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम IIT दिल्ली में ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में पढ़ाते थे। तो कुछ फैकल्टी मेंबर्स का ये मत था कि हमें हमारी शिक्षा को और समावेशी बनाना पड़ेगा, और समावेशी बनाने के लिए हमको ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी चाहिए जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें कि आदमी शिक्षा प्राप्त करके अपना खुद का जीवन यापन, निर्वाह, अपनी व्यवसाय स्थापित करता था, और उसको वो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता था शिक्षा प्राप्ति के दौरान, जिससे कि वो पूरे खुद का और परिवार का आराम से गुजारा कर सके। इसको ध्यान में रख के हमने 2014 में एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में हमने सोचा कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, ऐसे सारे टेक्नोलॉजी डेवलपर्स देश भर में जो हैं उनको हम बुलाते हैं, और जो टेक्नोलॉजी को गांव में यूज़ करते हैं, जो NGOs हैं, जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग हैं, उनको भी बुलाते हैं और एक मंथन करते हैं कि देखिए शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और हमारे ग्रामीण विकास की क्या अवधारणा होनी चाहिए। इस पर हम सब बैठ के बात करते हैं ताकि समझ में आए कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम लोग गांव को विकसित नहीं कर पाए। गांव वाले सारे लोग पलायन करके शहरों में आ गए और गांव में कोई अर्थव्यवस्था नहीं बच रही है। तो क्या हम किस तरह की अर्थव्यवस्था, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था, किस तरह की रोजगार यापन व्यवस्था को पुनर्निर्मित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम भारत को पुनः अपने शीर्ष पर स्थापित कर सकें। तो 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, सितंबर की,
ये 3 दिन का कार्यक्रम था, तो हमने उस कार्यक्रम का नाम रखा, इस वर्कशॉप का नाम रखा, कार्यशाला का नाम रखा उन्नत भारत अभियान। और क्योंकि इसमें पूरे देश भर के IIT, NIT, CSIR, DRDO जो टेक्नोलॉजी डेवलपिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके करीब 200 लोगों को बुलाया। गांव में काम करने वाले ग्रामीण संस्थाओं को, सरपंचों को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले लगभग वो भी 200-250 लोगों को बुलाया। जब हम इन सबको बुलाया तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी साथ में बुलाया जाए, ताकि उनको भी ध्यान में आया कि देखिए ये जो डेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं, उसको हम किस तरह से पॉलिसी में स्वीकार कर सकें। तो हमने जो हमारे देश के उस समय कृषि मंत्री थे, जो ग्रामीण विकास मंत्री, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे, और जो हमारी IIT और जो एजुकेशन सिस्टम की मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी थी, उनको भी बुलाया। तो उद्घाटन सत्र के जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिदम्बरम जी को बुलाया। तो ये बात निकल के आई, जब तो ये बात समझ में आई, जो देखने में आया, उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं और आप गाँव का भला और देश का भला करना चाह रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा की पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरह गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो खाली IIT दिल्ली कैसे कर सकता है, ये तो मेरी मंत्रालय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका कार्यक्रम होना चाहिए, और उसके कार्यक्रम में भी हम इसको सपोर्ट करें और आप लोग इसको चलाएं, इस तरह से कार्यक्रम बनना चाहिए। तो उन्होंने उद्घाटन सत्र में ये घोषणा की कि देखिए कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा है, और ये तो पूरे देश भर के लिए होना चाहिए, हर कॉलेजेस के लिए होना चाहिए कि वो अपने आसपास के 5 गाँव को अपने एडॉप्ट करें, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें, उसमें विद्यार्थी भी काम करें, उसमें फैकल्टी मेंबर्स भी काम करें, और देश के जो पुनर्निर्माण करने के लिए जो सरकार बनी है उस सरकार की मंशा है कि पूरा देश में शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार हो, कि हमारे विद्यार्थी, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे गांव के लिए सोचें, गांव के लिए भी काम करें, देश के लिए काम करें, और शिक्षा में एक नया परिवर्तन लाया जाए, जिसमें कि खाली किताबी ज्ञान ही नहीं हो, अपेक्षा नहीं हो, जिसमें कि खाली परीक्षा देना ही अपेक्षा नहीं हो, साथ में उनको रियल लाइफ चैलेंजेस जो हैं वो समझ में आए बच्चों को। और जब बच्चे गांव में जाएंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो उनको ध्यान आएगा कि ट्रेडिशनल जो विजडम है लोगों में, जो कौशल है, जो विकास बुद्धि है, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको वो समझेंगे और उसको पूरे देश भर में हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स में और अपने रियल लाइफ चैलेंजेस में उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को करने के बाद में ये चीज़ ध्यान में आई कि जब विद्यार्थी अपनी किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देगा, प्रैक्टिकल में कुछ अपना इंटरवेंशंस करने की सोचेगा, तो उसमें हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो सुधार करेगी। हमारे गांव में जब वो काम करेंगे तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे यूज़ करेंगे और वो उसमें सुधार करेंगे, तो फिर उससे हमारे विद्यार्थियों का भी फ़ायदा होगा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ का भी फ़ायदा होगा, हमारे कॉलेज का भी फ़ायदा होगा, और साथ में हमारे देश के गाँव का भी फ़ायदा होगा। गाँव विकास की धुरी में आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे बात ध्यान में रखते हुए जब वो मंत्री जी ने घोषणा की कि इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाएंगे, तो वो मंत्रालय गई, अपने सेक्रेटरी को बोला कि आप IIT वालों के साथ जाके डिस्कस करिए, और ये मुझे ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया है, ये पूरे देश के लिए लागू करना है। तो नवंबर 2014 में ही, 2 महीने बाद में ही ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना मंत्रालय का, और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको विधिवत शुरू प्रारंभ किया, उसकी घोषणा की। तब से ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। और उन्नत भारत अभियान में उद्देश्य ये है कि किस तरह से हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, हमारे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और टीचर्स गाँव के लिए, जो गाँव डिस्ट्रिक्ट के जो जिलाधीश हैं और जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर गाँव का विकास कर पाएँ। तो एक तो ये था कि इससे 2 फायदे होने थे। एक तो ये कि विद्यार्थियों और
अध्यापकों की गुणवत्ता में विकास होना था। दूसरा, हमारे विद्यार्थियों और को जो मॉडर्न नॉलेज है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो समझते हैं, उसको वो गांव में लेके जाएंगे, तो गांव वालों के साथ बात करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इनको दोनों का फ़ायदा होना था। एक बात और ध्यान में आने की थी कि अभी जो हमारा शिक्षा व्यवस्था का ढांचा है वो इस तरह का है कि जैसे कि मैं आईआईटी दिल्ली में रहता हूँ, आईआईटी कैंपस है हमारा, और कैंपस बाउंड्री वाल होती है, उसमें एक गेट होता है, एंट्रेंस गेट होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। ऐसे ही पूरे देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनका अपना कैंपस है। कैंपस में एक बाउंड्री वाल होती है, सिक्योरिटी गेट होता है, सिक्योरिटी बैठी रहती है। तो जो बाहर का आदमी है, आपके आस पड़ोस में जो भी गांव हैं, जो भी हमारे साथ में लोग रहते हैं, जो मोहल्ले हैं, उसमें से कोई आदमी अगर अंदर आना चाहे तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड उसको बिना मतलब के अंदर नहीं आने देता। यही सभी कैंपस की यही व्यवस्था है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कनेक्ट है, हमारी जो आपस में संबंध है, हमारे आसपास पड़ोसी के साथ में हमारे संबंध ठीक नहीं है। हम उनके लिए न सोचते हैं, न काम करते हैं, न उनके विकास की कोई बात करते हैं। तो ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है कि आप अपने पड़ोसी के बारे में भी नहीं पता करें, उनको नहीं समझाएं, उनको भी नहीं लगे कि आप इतना बढ़िया आपने कैंपस बना रखा है, इतने पूरे इंडिया के टॉप के लोग इसमें रहते हैं और वो उनके भले के लिए कुछ ना सोचते हैं ना काम करते हैं। तो उनका पड़ोसी होने का क्या फ़ायदा हुआ। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंपस है, जो भी यूनिवर्सिटी हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, वो अपने आसपास के गांव के साथ तो मिलकर काम करें, उनके आदमियों के साथ मिलकर काम करें, उन सोसाइटी के साथ मिलकर काम करें। तो ये भी एक नई अवधारणा थी कि जिसमें कि उन्नत भारत अभियान में सोचा गया कि जो कॉलेज है वो अपने आसपास के 5 गांव को गोद में ले और उनके लिए, उनके विकास के लिए भी काम करे, जिसमें वो अपने विद्यार्थियों का, अपने प्राध्यापकों का सहयोग ले। फिर इसके साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, जो भी डिग्री कर रहे हैं, अभी तक क्या होता था कि हम जो भी किताब होती है, किताब पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, नंबर आ जाते हैं और हमको डिग्री मिल जाती है। तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज, और वो भी ज्ञान ऐसा जो कि जैसे आईआईटीज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे तो सारी जो किताबें होती हैं विदेशी ऑथर्स की किताबें होती हैं, विदेशी किताबें होती हैं। मैंने अपने आईआईटी दिल्ली के एक बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट से पूछा कि है भैया, क्या तुम गांव के किसी मकान का डिज़ाइन कर सकते हो? वो बोला कि ये तो हम जानते ही नहीं है, हम तो आरसीसी की बड़ी बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं, 10 मंजिली 50 मंजिली इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं, वो डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं। गांव के लिए वहीं के लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज़ करते हुए कोई मकान डिज़ाइन करूँ, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। हम तो पढ़ते नहीं है, ये तो हमारी अवधारणा में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हम जो किताबें पढ़ते हैं वो भी वेस्टर्नाइज किताबें हो गई हैं, वो भी वेस्टर्नाइज तरीके से काम करती हैं। उसमें हम लोगों को वो ज्ञान नहीं आता जो हमें हमारी परिस्थिति के हिसाब से चाहिए। तो ये भी एक बदलाव की ज़रूरत थी। इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये इस कार्यक्रम में विचार किया, तो उन्नत भारत अभियान में उस प्रारूप को भी डाला गया। फिर जब स्टूडेंट्स, फैकल्टी गांव में जाएंगे, वहाँ लोगों के साथ बैठेंगे और समझेंगे, तो उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव में विकसित होती गई है, चाहे वो खेती की हो, चाहे वो कारीगरी की हो, चाहे वो और किसी कार्यक्रम से संबंधित हो, वो नॉलेज धीरे धीरे अब लुप्त हो रही है। उसका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि गांव के लोग गांव में रहना चाहते, किसान अपनी किसानी नहीं करना चाहते, वो लोग सब पलायन करके शहर में आना चाहते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी के बच्चे, जब कॉलेज के बच्चे गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वहाँ की चीज़ों को समझेंगे, तो उनको वो चीज़ें भी सीखने में मिलेंगी जो किताबों में हमको ज्ञान नहीं है। तो ये भी एक उद्देश्य था कि इन सारे चीज़ों को हमने ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम की अवधारणा रची। और एक और जो बड़ा कारण था, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, महात्मा गांधी जी ने देश की जो आज़ादी की अवधारणा रखी थी, उसमें वो मानते थे कि केवल देश आज़ाद होने से काम नहीं होने वाला। उन्होंने बात की ग्राम स्वराज की, राम राज्य की स्थापना की।
जब ग्राम स्वराज की बात की तो उसमें यह कहा कि जो गांव में अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज है उस चीज़ से उनका सबकी आवश्यकताएं पूरी हों, वहाँ पे वो सारे साधन संसाधन गांव में उपलब्ध हो जाएं जो जिनको कि उनको ज़रूरत है। चाहे वो जूते बनाने तो जो चमड़ा आपका लोकल मिल रहा है, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो किसान कारपेंटर हो, चाहे वो मेसन हो, तो गांव के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और वहीं पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। मतलब रोज़गार भी मिलेगा, खुशहाली भी मिलेगी और बाहर आपको भी अपने गांव छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। इसीलिए उन्होंने परिकल्पना ग्राम स्वराज की। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने जब हमारे पर राज किया, उनकी कोशिश ये रही कि किस तरह से हमारी कृषि प्रणाली को ध्वस्त किया जाए, किस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया जाए, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, जिससे कि उनका राज चल सके, उनके सामान बिक सके, उनकी इंडस्ट्री चल सके। और यही हुआ कि हम उस 150-200 साल के राज्य में ऐसे बन गए कि हम कहीं के नहीं रहे। और फिर जब आज़ाद हुए तो हमारी पॉलिसी भी ऐसी हो गई कि हमने पिछलग्गू वेस्टर्न डेवलपमेंट के पिछलग्गू बन गए और हमने उसी अवधारणा को प्राप्त किया कि किस तरह से हम उनके जो कंसेप्ट हैं, उनका जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको एक्सेप्ट करके हमारे देश को विकसित करें। और पिछले 70 सालों में जो होते हुए हमने देखा कि हम गांव से उठ के शहर में आ गए, गांव में कोई रहना नहीं चाहता। मैं अभी बात कर रहा था उत्तराखंड के कुछ गांवों की, वहाँ पे गांव में कोई युवा ही नहीं है। वहाँ पे या तो बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े आदमी हैं या बच्चे हैं। सारे जो युवा हैं वो शहरों में चले आए हैं नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और ये अधिकतर ज़्यादातर गाँव में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो हमें अब पुनः हमारे देश को किस तरह आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किस तरह से हमारे गाँव को उन्नत बना सकते हैं, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, उन्नत भारत अभियान। और उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हम कॉलेज के विद्यार्थी, जो युवा विद्यार्थी हैं, युवा लोग हैं, उनको साथ में लेके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके, जिसमें कलेक्टर और उनकी सारी संरचना है जो सरकार चलाती है, उस सरकार की सारे तंत्र को साथ में लेके हमारे गांव का सक्षम विकास कैसे कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि अगर मैं 16वीं शताब्दी की बात करूं तो हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, जो हमारे कारीगरी थी, हमारे जो क्रियाकलाप थे, वो मोस्ट एडवांस साइंटिफिक नॉलेज हमारे यहाँ पे लोगों को हुआ करती थी। और उस समय सलेम, जो तमिलनाडु में एक जगह है, सलेम की जो स्टील बनती थी, वहाँ से जो स्टील पैदा होती थी, उसको पूर्व इंग्लैंड वाले लोग इंपोर्ट करते थे अपने सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए। दुनिया में कहीं की भी स्टील की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती थी जो 15वीं-16वीं शताब्दी में सलीम से बनने वाली स्टील की होती थी। इसलिए वो सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए हमारे यहाँ की स्टील को इंपोर्ट करते थे। तुम्हें याद है, सबको याद है, ढाका की मलमल। पूरी दुनिया में ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी। इसी तरह कुतुब मीनार, तो हम सबको पता है कि वहाँ कुतुब मीनार में आज तक जंग नहीं लगा। अभी तक की विज्ञान ये पता नहीं कर पाई है कि वो उन्होंने क्या कंपोजिशन बनाया है सारे डिफरेंट मेटल्स का मिला के, जिसमें कि आज तक जंग नहीं लगा, जो आज तक ख़राब नहीं हुई। इसका मतलब ये था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो हमारा वैज्ञानिक तंत्र था, हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम था, वो इतना मजबूत था, इतना ज़ोरदार था कि आज के वैज्ञानिक भी कई मायने में उसके सामने नहीं आते थे। और अभी हमको ये देखने को मिल गया कि किस तरह से एक छोटे से वायरस ने, कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया अपने घर में बैठने के मजबूर है। पूरी दुनिया न किसी से हाथ मिलाना चाहती है, न गले मिलना चाहती है, न बात करना चाहती है। कोई भी किसी से मिलने आता है वो कह रहा दूर रहो भैया, मेरे पास मत आइए, मेरे पास से बात मत करिए। अपने मुंह पे कपड़ा रखते हैं, अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रकृति आपसे बड़ी है। हमने पूरी दुनिया में इतने न्यूक्लियर पावर बम बना दिए, दूसरी चीज़ें बना दी, हम चंद्रमा पर चले गए, हम मंगल पे जाने को तैयार हैं, मगर एक छोटे से वायरस पे आप कंट्रोल नहीं कर सके।
इसका मतलब यही है कि हम नेचर के साथ रह के तो तरक्की कर सकते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यही हमारी शिक्षा व्यवस्था थी कि हम प्रकृति का कितना आदर करते थे। हम ज़मीन की पूजा करते थे, हम पेड़ पौधों की पूजा करते थे, हम नदी पहाड़ों की पूजा करते थे, हम जानवरों की पूजा करते थे। इसका मतलब ये है कि हमारा और उनका तालमेल इस तरह से था कि प्रकृति में आपस में सामंजस्य बैठा के हम लोग तालमेल के साथ रहते थे। और पिछले जो 50 साल का उपभोक्तावाद शुरू हुआ, 100 साल में जो उपभोक्तावाद शुरू हुआ, उसने प्रकृति को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उसका शोषण किया, और शोषण करते करते हम इस स्थिति में पहुंच गए कि इतनी सारी हमने पर्यावरण प्रदूषित कर दिया, ग्रीन हाउस गैस जो एमिशंस इतना बढ़ा दिया, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की, केमिकल को इतना यूज किया कि हम, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, इतना ज़मीन में डाल दिया हमने कि वो खाने लायक खाद्य नहीं रहा हमारा। देखिए, हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, हम कितना ध्यान रखते थे, हमारे कितने बहुआयाम थे, हर जगह पे अपनी ऋतु के पालन का हम वो काम करते थे। ऋतुचर्या के हिसाब से सब जगह पैदावार होती थी, उसी को हम खाते थे और वो सब लोग स्वस्थ रहते थे। जबकि आज सारे लोग अनाप शनाप खा के अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। कच्चा चीज़ कोई नहीं खाना चाहते, सारी चीज़ फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई, प्रोसेस्ड इंडस्ट्री चल गई, हर चीज़ रेडीमेड। आपको अब रेडीमेड में जो केमिकल डालते हैं वो 6 महीने तक, उसको साल भर तक बचाने के लिए उसमें ऐसे डालते हैं, वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पूरी दुनिया का जो व्यवहार है, जो पूरी दुनिया का पर्यावरण है, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, उसको हमने धीरे धीरे इस कगार पे ला दिया है कि आज एक छोटे से वायरस की वजह से ये ध्यान हमारे को आ गया कि प्रकृति के सामने, इकोनॉमी के सामने हम कहीं नहीं। और इसका प्रभाव देखने को ये मिला कि मैं ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में पढ़ाता हूँ, IIT दिल्ली में। और मैंने जो मैं इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था पिछले 4 साल से, तो मैंने एक पुस्तिका निकाली हमारे सेंटर की। उसमें जो प्रारूप हमने लिखा, उसमें मैंने जो इमेजिनेशन दिया था, मेरी जो कल्पना थी, उसमें मैंने आखिरी लाइन में लिखा था कि आने वाले 15 साल बाद रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा, पुनः पलायन, जो वापस शहरों से गांवों की तरफ जाएगा। क्योंकि शहर इसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पे कोई रहना नहीं चाहेगा, जहां पे इतना प्रदूषण होगा कि जो भी लोग होंगे उनको न साफ पानी मिलेगा, न साफ हवा मिलेगी, न साफ रहने को जगह मिलेगी। मुझे खुशी है कि कोरोना महामारी ने उस स्थिति को, जो 15 साल बाद के लिए मैंने सोची थी, आज ही शुरू कर दिया। अभी देखने को मिला है कि बॉम्बे से, दिल्ली से, मद्रास से, बड़े शहरों से लोग वापस अपने गांव में पहुंचे हैं। लगभग अगर आकलन किया गया तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो मजदूर वर्ग था शहरों में, वो सारा अपने गांव में पहुंच गया। क्योंकि उनको लगा कि इसी शहर में रह के हमको न तो खाने पीने की ढंग से व्यवस्था हो पाती है, न हम लोग जहाँ जिस तरह से रह रहे हैं वहाँ इतनी गंदगी है, वहाँ पे 5, 6, 7, 8 लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं, न हमको कोई काम है, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका पता नहीं है, और कब तक ये ठीक होगी सारी व्यवस्था उसका भी उनको अनुमान नहीं था। तो वो पैदल निकल पड़े, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर लोग पैदल से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, अपने जिस भी तरह की व्यवस्था हो गई उस तरह से जा रहे हैं। अब जो लोग वापस गांव में पहुंच गए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग शहरों में नहीं आने वाले। हमने पता किया तो पता लगा कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमको वापस अब शहर नहीं जाना है, हमें गांव में कुछ अच्छा सा रोज़गार मिल जाए, कोई काम मिल जाए, हमारी जो नॉलेज है हम उसको थोड़ी सी ठीक कर लें, और हम लोग चाहेंगे कि हम हमारा जीवन यापन हमारे परिवार के साथ हम लोग इसी गांव में, जहां के हम निवासी हैं, जहां हम रहते हैं, वहीं पे अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी उन्नत भारत अभियान ने अभी
मिलकर एक ही भारत सरकार की संस्था है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनकी पूरे देश भर में 100 से ज़्यादा लेबोरेटरीज हैं। वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में बढ़ावा मिले इस पे काम करते हैं, ग्रामीण टेक्नोलॉजीज़ पे भी वो काम करते हैं। तो हम लोगों ने उनके साथ एक MOU साइन किया है, कर रहे हैं, होने वाला है इसी अगले सप्ताह में, कि पूरे देश भर में जितने भी अभी तक पिछले 70 साल में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो गांव पर आधारित है, गांव के फ़ायदे के लिए है, चाहे वो DRDO हो, चाहे ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे CSIR हो, चाहे IITs हों, चाहे NITs हों, वहाँ जहाँ पे भी, और ICR हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हो, सारी जो ग्रामीण के गांव के लाभ के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजी का एक कंपेंडियम तैयार कर रहे हैं। और उन कंपेंडियम पे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो गांव में जो लोग हैं उनमें जो जिस तरह की स्किल है, उनमें जो कौशल है, उस कौशल को और थोड़ा सा निखार के उनको और किस तरह की ट्रेनिंग दे के उन जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं उनके आधार पर वो क्या अपना लाइवलीहुड, क्या जीवन यापन, अपना रोज़गार धंधा कर सकते हैं, इसकी कोशिश हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि पूरे देश भर में उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हम लोग ये चाहेंगे कि जो ग्रामीण को कौशल है जो है उनको अपना अपना खुद का स्वरोजगार गांव में ही स्वदेशी रोजगार शुरू कर सकें, ताकि देश उसको आत्मनिर्भर बन सके। फिर तो अभी जो उन्नत भारत अभियान जब हमने शुरू किया था तो उस समय हमारे पास पूरे देश भर में बहुत थोड़े से कॉलेजेस थे। मुझे बड़ी खुशी है आज की तारीख में हमारे पास लगभग 2614 कॉलेजेस में उन्नत भारत अभियान सेल बन गए हैं। उन्होंने 5-5 गांव अपने आसपास के गोद में लिए हैं और लगभग 14,000 से ज़्यादा गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा वर्किंग सिस्टम इस तरह से है कि IIT दिल्ली इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है जो राष्ट्रीय स्तर में इस पूरे कार्यक्रम को चलाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IIT दिल्ली को इस काम के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता की है। और हम लोग हमारी जो कॉलेजेस हैं जो आसपास के 5 गाँव का रूप करते हैं उनको एक टोकन मनी सीड ग्रांट देते हैं, 10,000 रुपये प्रति गाँव प्रति इंस्टीट्यूट। तो 5 गांव लेते तो 50,000 रुपये का सपोर्ट एक इनिशियल ग्रांट हम देते हैं, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को गांव में लेके जाएं, वहाँ पे रुकें, उनसे बातचीत करें, उनकी गांव की डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाएं। फिर उन कोई भी कॉलेजेस ने अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो टेक्नोलॉजी गांव के फायदे के लिए है, तो वहाँ पे अगर उसको आपको सैंपल लेके दिखाना है और कोई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काम कर रही है तो उसको कस्टमाइज़ करना, उसको ठीक से काम नहीं कर रही तो सुधारना है, तो उसके लिए हम 1 लाख रुपए का सपोर्ट हमारी कॉलेज को देते हैं। वो खाली 1 पेज का परफॉर्मा होता है, ऑनलाइन वो रिपोर्ट प्रपोजल सबमिट करते हैं। और हम लोग हमारे 13 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं जो कि उन्नत भारत अभियान के लिए हमारे आर्म्स हैं। तो ये जो 13 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप हैं उसमें एक अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, पानी के लिए अगर है तो वो IIT खड़गपुर कोऑर्डिनेट करता है। रूरल आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट्स को IIT कानपुर करता है। रूरल एनर्जी सिस्टम्स को IIT दिल्ली करता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की जो IRI इंस्टीट्यूट है वो कोऑर्डिनेट करती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो NIT दिल्ली कोऑर्डिनेट करती है। वाटर मैनेजमेंट को IIT खड़गपुर के साथ में IIT रुड़की भी साथ में देखती है। ईथोज इन टेक्निकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप है उसको IIT मुंबई कोऑर्डिनेट करती है। इसी तरह से जो कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेटेजी, कन्वर्जेंस, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की जो संस्था है हैदराबाद में वो कोऑर्डिनेट करती है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए AICT करती है। करिकुलम रिफॉर्म के लिए UGC हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती है। स्कूल एजुकेशन को किस तरह से इम्प्रूव करना है इसको IIT दिल्ली कोऑर्डिनेट करती है। तो ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप का जो एक कोऑर्डिनेटर है, अलग अलग इंस्टीट्यूट उसको पूरे देश भर में कोऑर्डिनेट करती है।
और वो उसमें हमने पूरे देश भर के हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन से, हर एरिया से एक्सपर्ट रखा हुआ है जो प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं और हमारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट को मेंटरिंग करते हैं, गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि देखिए आज आपको ये प्रपोजल है तो इसमें थोड़ा सा इस तरह सुधार कर लीजिए तो ये अच्छा बन जाएगा। कोई भी प्रपोजल देते हैं उसमें भाई आपकी ये कमी है, थोड़ा सा और इसको ठीक कर लीजिए तो इससे ज़्यादा लाभ होगा। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं वो सबको गाइड करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने के लिए, कस्टमाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए, और पूरे देश भर में इस तरह से काम चल रहा है। हमारे इस उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगभग मैंने जैसे बताया 2600 कॉलेजेस में काम चल रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर राज्य में हमारे साथ रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने अपने एरिया के, अपने अपने रीजन के जो कॉलेजेस इसमें भाग ले रहे हैं उनको मेंटरिंग करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश का काम करूँ तो उत्तर प्रदेश में हमारे 3 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट हैं। जैसे वेस्टर्न यूपी के लिए IIT कानपुर है, ईस्टर्न यूपी के लिए IIT BHU है, और सेंट्रल यूपी के लिए दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 3 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट उन्नत भारत अभियान में हमारे दिल्ली के साथ में काम करते हैं और वो उन अपने अपने एरिया के कॉलेजेस को ज्ञान गाइडेंस भी देते हैं, उनका ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ओरिएंटेशन भी करते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से सबको काम करना है। इस तरह पूरे देश भर में अभी हमारे पास 45 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे 45 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में उन्नत भारत अभियान के हैं। तो हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट हो गया IIT दिल्ली, फिर 45 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट हो गए, फिर 2600 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हो गए जो सीधे सीधे गांव में काम करते हैं, और इसी तरह से हमारे सब्जेक्ट एरियाज़ के 13 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स हो गए। तो ये सब मिलके उन्नत भारत अभियान में किस तरह से आगे काम करना है, किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, किस तरह से गाँव को आत्मनिर्भर बनाना है, किस तरह से हमारे विद्यार्थियों और हमारे फैकल्टी और टीचर्स को एजुकेशन सिस्टम में ठीक करना है, उसमें काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने और मंत्री जी ने अभी थोड़े दिनों पहले बुलाया और कहा कि हमारे देश में तो लगभग 7 लाख गांव हैं, हमारे देश में लगभग 45,000 कॉलेजेज हैं। तो अगर आप लोग अगले 5 साल में इस तरह का प्लान बनाइए कि पूरे देश भर में कोई भी गांव बिना किसी कॉलेज या बिना किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अटैच हुए बिना नहीं रहे, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगले 5 साल का जो उन्नत भारत अभियान का प्लान है वो इस तरह से है कि कोई भी देश भर में गांव बिना किसी कॉलेज से अटैच हुए बिना नहीं रहे, मतलब हर गांव कोई न कोई कॉलेज के द्वारा गोद में लिया गया हो, और उसमें साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे उसकी पूरी टीम हो, वो जो उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, BDO हो, कलेक्टर हो, दूसरा पंचायती राज व्यवस्था हो, सरपंच हो, वो सब मिलकर एक साथ मिलकर जब हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो गांव की कल्पना है, जो गांव को हमको आत्मनिर्भर बनाना है, उसको हम सही रूप से कर पाएंगे। इसी में मैं कह रहा था कि आप देखिए कि अगर आपको अगले आने वाले 5 साल में पूरे हर गांव को किसी न किसी कॉलेज के साथ अटैच होना है, तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी कॉलेजेज हैं, उनको होने वाला है। उनको ये फ़ायदा होने वाला है कि उनका जो एकेडमिक प्रोग्राम है, उनका जो रिसर्च प्रोग्राम है, जो स्टूडेंट PhD करते हैं, उनको रियलिटी समझ में आया कि किस तरह के विषयों को लेकर उनको रिसर्च करना चाहिए। फिर हमारे जो विद्यार्थी चाहे BA, BCom, BSc, BTech कुछ भी कर रहे हों, जब गांव में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे तो उनको रियल लाइफ चैलेंजेस क्या हैं, किताबी चैलेंजेस क्या हैं, वो तो उनको समझ में आ गया है। तो अगर रियल ज़िंदगी में किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह के इश्यूज़ हैं, किस तरह की समझदारी होनी चाहिए, वो चीज़ें उनको समझ में आएगी। तो निश्चित रूप से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि खाली किताबी ज्ञान से नहीं, उनको वास्तव में कहीं भी नौकरी करने लायक, कोई भी काम करने लायक ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप देखिए कि इसीलिए अभी जब
कोरोना काल में जब लोग बाग वापस शहरों से गांव में पहुंच गए और बहुत सारे जो गांव में लोग पहुंच गए हैं वो वापस शहर में नहीं आना चाहते। अब इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं कि हमारे को हर लेवल पे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, चाहे वो गांव का लेवल हो, चाहे वो कस्बे का लेवल हो, चाहे वो शहर का लेवल हो, चाहे वो राज्य का लेवल हो, चाहे वो देश का लेवल हो। मतलब हर स्तर पे हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो उस आत्मनिर्भरता की कड़ी कहाँ से निकलती है? आत्मनिर्भरता की कड़ी ये निकलती है कि हमारे शिक्षण संस्थाएं, उसमें पढ़ने वाले बच्चे, हमारे जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो लोग, हमारे जो गांव में काम करने वाले लोग, वो सब अगर मिल जाएं और वो उनकी जो नॉलेज है उसको किस तरह से और थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए तो गांव में ही रोज़गार की व्यवस्था हो जाए, गांव में ही जीवन यापन की व्यवस्था हो जाए, तो गांव से लोग शहर के तरफ नहीं आएंगे, गांव में ही अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे फिर गांव में ही सारी अर्थव्यवस्था जब मजबूत हो जाएगी तो वहाँ की जो पढ़ने लिखने की व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी, वहाँ जो हेल्थ केयर की व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। और गांव में ही जो हमारा ग्राम स्वराज की महात्मा गांधी की कल्पना थी वो हम उसको सच में स्वीकार कर पाएंगे, सच में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी उन्नत भारत अभियान और जो CSIR है उसके साथ एक MOU साइन कर रहे हैं कि पूरे देश भर में सारी कॉलेजेज, CSIR लेबोरेटरीज जो ग्रामीण टेक्नोलॉजीज़ हैं उन रूरल टेक्नोलॉजीज़ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि शहर से लौट के जो गांव आ गया वो प्लम्बर था, अब उसकी प्लम्बिंग की नॉलेज है तो उस नॉलेज को किस तरह से अच्छे से उपयोग वो गांव में के लेवल पे कर पाए, इसके लिए व्यवस्था करना। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना और फिर उसके लिए उनकी व्यवस्था करना कि वो अपने रोज़गार, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप अपने किस तरह से वो वहीं पे गांव में चला सके। तो गांव में छोटी छोटी स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल रूरल टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्यमता, ये सारे कार्यक्रम हमको उन्नत भारत अभियान में अब चलाने होंगे, जिससे कि जो हमारे देश की परिकल्पना है कि हम हर स्तर पे आत्मनिर्भर बन जाएं और अगले आने वाले 5 साल में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो हमारे का GDP का जो विकास होना चाहिए वो 4 गुना होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब हमारे गांव विकसित होंगी, गांव की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। 2 एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि एक तो जो हम लोग प्रति वर्ष लगभग 9 लाख करोड़ का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। जितना भी हम पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG देश भर में खपत करते हैं उसका लगभग 80% हम विदेश से मंगाते हैं, 20% हम अपना लोकल उत्पादन करते हैं। उसकी कीमत लगभग 9 लाख करोड़ रुपए है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस MOPNG पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये सतत प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। और उन्होंने उसका मुद्दा बनाया है कि जो गोबर गैस है, जो बायोगैस है, तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो गोबर है, गोमूत्र है, वो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, हमारी मल व्यवस्था है, गाँव में, शहरों में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट अवेलेबल है उसका बायोगैस बनाना, उसको बायोगैस को प्योरीफाई करके उसको CNG में कन्वर्ट करना और CNG में कन्वर्ट करके उसको जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन है उसमें उसको डालना, या उसको सीधे जो हमारे CNG फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे कोई भी बना के उसको बेच सकता है। 46 रुपये सरकार ने रेट भी निश्चित कर दी है कि 46 रुपये प्रति किलो कोई भी आदमी बना के, जो उसका BIS स्टैंडर्ड है 1608949, उसके हिसाब से अगर उसकी प्योरिटी होगी तो कोई भी, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे BPCL हो या HPCL हो, इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से कि कोई भी अगर बायोगैस को प्योरीफाई करके कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में आपको
देगा तो आपको ख़रीदनी है वो, और उसी को फिर बेचनी है। तो उसकी रेट भी उन्होंने डिसाइड कर दी भारत सरकार ने कि कोई भी अपनी बायोगैस बना के उसको प्योरीफाई करके सिलेंडर में भर के 46 रुपये प्रति किलो इनको बेच सकता है। ये किसी भी रेट पे बेचें, चाहे वो अगर वहाँ पे 40 रुपये की रेट है तो 40 में 46 की खरीद के 40 में बेचेंगे, अगर वहाँ पे 50 की रेट बेचने की तो 50 में बेचेंगे, परंतु उनको 46 रुपये में ख़रीदना है। ये भारत सरकार ने व्यवस्था की है ताकि हमारे गाँव में, हमारे छोटी छोटी जगह पे, क्योंकि बायोगैस ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, जैसे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में ऐसे 20 जगह प्लांट बन रहे हैं जो कि राइस स्ट्रक को बायोगैस बनाने में काम में लेंगे। जब राइस स्ट्रक को जो जलाना पड़ रहा है उसको जलाएंगे नहीं, वो उसकी कीमत मिल जाएगी तो किसान भी क्यों जलाएगा, और उससे वो सीधा सीधा बायोगैस बनाएगा। बायोगैस को प्योरीफाई करेंगे तो सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे उसको, और फिर सीएनजी को बेचेगी ये तीनों कंपनियाँ, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल, ये जिनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अगर हम, तो जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा कि वो लगभग 1,70,000 करोड़ 1,70,000 करोड़ अगले 5 साल में इस सेक्टर में डालने वाले हैं, ये तीनों कंपनियां मिला के। और उससे जो पूरे देश में पेट्रोल, जो हम पेट्रोल डीजल और इंपोर्ट करते हैं सीएनजी, उसमें अगर 10% की भी बचत होती है तो हर साल लगभग हमारे को 70,000 करोड़ की बचत होगी, 80,000 करोड़ की बचत होगी। तो अगर अगले 20 साल के देखें तो कितनी बचत हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र ऊर्जा के क्षेत्र में थोड़े आत्मनिर्भर बनेंगे, कि किस तरह से गांव में ही आपको ट्रैक्टर भी फिर बायोगैस से चलेगा। महिंद्रा और एस्कॉर्ट ने वो ट्रैक्टर बना दिए हैं आईआईटी के साथ मिलकर, हमने भी उसमें थोड़ा सहयोग दिया। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की कि बायोगैस को प्योरीफाई करके आप सीएनजी किस तरह से बना सकते हैं। फिर आने वाले टाइम में हमारा जो विज़न है वो इस तरह से है कि चाहे वो गोबर हो, चाहे हमारा मलमूत्र हो, या एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो, हर घर में छोटा छोटा एक बायोगैस प्लांट बने। और हम छोटी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी प्योरीफाई करने की और उसको कंप्रेस करके भरने की। तो हम 2 व्हीलर भी बायोगैस से चलाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसमें 1-1 किलो के 2 सिलेंडर दोनों तरफ लग जाएं मोटरसाइकिल पे, क्योंकि गांव में ज़्यादातर कारें नहीं है, मोटरसाइकिल्स हैं या ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर तो ऑलरेडी बन गया है, और मोटरसाइकिल 2 व्हीलर बायोगैस पे बनाने की कोशिश है। थोड़े हमें कोशिश है कि 1-2 साल में हम लोग उस पर ले आएंगे उसको, कंपनियों से भी बात चल रही है। जब बायोगैस की बन जाएगी तो गांव वाले किसी भी आदमी को पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने घर में ही गोबर गैस बनाएगा। गोबर गैस किससे बनाएगा? अपना टॉयलेट भी उससे लिंक करेगा। उसके पास अगर 1-2 जानवर हैं तो उनका गोबर भी उसमें डालेगा। उनको गांव जानवरों को जो खिलाता है, घास फूस जो बच गया है वो भी उसमें डालेगा। घर का जो किचन वेस्ट में अगर कुछ निकलता है, बच रहा है, वो भी उसमें डालेगा। और उस गैस जो भी मिल रही है उससे खाना भी बनाएगा, और बची हुई गैस को प्योरीफाई करके फिर अपनी मोटरसाइकिल में भर पाएगा। तो ऐसे 2-4 घरों में मिल के एक प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम और एक छोटा कंप्रेसर अगर गवर्नमेंट अवेलेबल करा दे, या खुद वो अफोर्ड कर पाएँ, या गांव के लेवल पे अफोर्ड कर पाएँ, तो अभी कोशिश हो रही है। तो पूरे देश भर में हर गांव में अगर इस तरह का सिस्टम बन गया तो किसी भी गांव वाले को अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल भराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़ा कदम होगा। इसी तरह से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसको ही गांव के लेवल पे छोटे छोटे हम किस तरह से कर पाएँ, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को प्रोसेस करके जो वैल्यू एडिशन आप कर पाएँ। तो ट्राइबल एरियाज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन के लिए छोटे छोटे गाँव में काम कर रहे हैं। और विद्यार्थियों की बहुत बड़ी भूमिका है, विद्यार्थी परिषद की बहुत बड़ी भूमिका है कि आने वाले टाइम में उन्नत भारत अभियान में जो 45,000 कॉलेजेज हैं उन सबको गाँव के लिए काम करना है। तो उसमें विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। विद्यार्थी परिषद के साथ भी हम लोग मिलके, विद्यार्थियों के साथ मिलके
किस तरह से जब वो गांव में जाएंगे तो गांव में किस तरह से जाना है, किस तरह से बातचीत करनी है, क्या क्या काम करने हैं, इसका एक पूरा प्रारूप हम लोग विकसित कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत कुछ तो हमारे पास है, कुछ और आगे का, जिससे कि वहाँ पे जो लोगों को आत्मनिर्भर बनने की परिकल्पना है, जो उद्यमिता विकसित करने की परिकल्पना है, जो शहरों से गांव में पहुंच गए हैं उनकी जो कौशल है उसको उस तरह से थोड़ा सा और कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी जो कल्पना है उसको हम इन सब चीज़ों के साथ जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा देश चाहता है कि हम पूरी दुनिया में अग्रणी देश बने, हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया की सबसे अग्रणी इकोनॉमी हो, उससे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं हो, सबको रोज़गार मिले, सबको काम मिले, और जो हमारी परिकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम किस तरह से साकार कर पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा विषय बनने वाला है। आज की तारीख में जब खाली 2600 कॉलेजेस हमारे साथ हैं जो उन्नत भारत अभियान में काम कर रहे हैं, 14,000 गांव में काम कर रहे हैं, तो भी ये आज दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमिक आउटरीच एक्टिविटी बन गई है। मतलब यूनेस्को कहता है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है, दूसरे कंट्रीज वाले आके कह रहे हैं कि इतना बड़ा एकेडमिक आउटरीच का प्रोग्राम दुनिया में और कहीं नहीं है जो उन्नत भारत अभियान का है। जब 45,000 कॉलेजेस 7 लाख गाँव में काम करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आज़ादी का आंदोलन था, यह भी एक आंदोलन है। उन्नत भारत अभियान है, ये एक आंदोलन है, और इस आंदोलन में सबके जुड़ाव की अपेक्षा है कि CSIR हमारे साथ जुड़ गया है। इसी तरह देश भर के जितनी भी लेबोरेटरीज हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं वो इसके साथ जुड़ने वाले हैं। अभी मेरी AICTE और UGC से बात हुई, वो लोग भी हमारे साथ काम कर ही रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो ITI हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, वो सब भी इस कार्यक्रम के साथ मिलने वाले हैं। और जो कौशल विकास का कार्यक्रम पूरे देश भर में, हमारे गांव में व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। अभी क्या है कि खाली इंडस्ट्री के लिए है, वो कौशल विकास का कार्यक्रम इंडस्ट्री को देखते हुए किया गया, मगर अब इसकी आवश्यकता है कि हमारे गांव की आवश्यकताओं को देख के उसको विकसित किया जाए। तो स्वदेशी बनने में, आत्मनिर्भर बनने में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और एक फ़ायदे की बात ये हुई, अच्छी बात ये हुई कि इस कोविड ने पूरी दुनिया को ये दर्शन करा दिया कि उनकी हैसियत क्या है, टेक्नोलॉजी की हैसियत क्या है, डेवलपमेंट की हैसियत क्या है, अमेरिका की हैसियत क्या है। अमेरिका इतना परेशान है कि उसके सारा सिस्टम उनका गड़बड़ा गया है, इकोनॉमी उनकी ध्वस्त हो गई है। चाइना इसलिए परेशान है कि उसके दूसरे और तरीके हैं कि उसका जो सारा प्रोडक्शन सिस्टम था वो बंद हो गया है। दूसरे देश इसलिए परेशान है कि वहाँ पे वो चीज़ खरीदते थे या बेचते थे या और कुछ काम करते थे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सधी हुई है, होने वाली है, क्योंकि हम लोगों का जो कल्पना है वो है वसुधैव कुटुंबकम। अभी भी 70% जनता हमारी गांव में रहती है, और उनमें ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। चाहे वो खेती के रूप में हो, चाहे हमारे कारीगरों के रूप में हो, चाहे हमारे अन्य क्रियाकलापों के रूप में हो। तो उन सब चीज़ों को जोड़कर हम किस तरह से नए भारत की कल्पना कर सकते हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि स्वदेशी जागरण मंच भी इस दिशा में काम कर रहा है। कमलजीत जी लगे हुए हैं कि किस तरह से स्वदेशी स्टार्टअप उन्नत भारत अभियान के साथ मिलकर हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की विद्यार्थी परिषद इकाई है, वो भी सब इस बात को समझ के काम कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को लेके हम किस तरह से उन्नत भारत में काम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 2 प्रोग्राम एक साथ क्लब हो गए, थोड़ी मेरी व्यस्तता रही कि आज स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम भी और जो विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम भी, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के सौजन्य से हो रहा है, दोनों को एक साथ लाइव में ले पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी समय की व्यस्तता थी और 2 जगह एक साथ लाइव हो रहा है। परंतु क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो इन सब का फ़ायदा ये सारी हमारी संगठन, सारी व्यवस्थाएं, सारे तंत्र इसको लेके लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है।
और मुझे यही कहना है कि जो आत्मनिर्भर होने की दिशा है वो इसी से गुजरती है कि किस तरह से हम गाँव को सशक्त बना पाएँ, वहाँ के रहने वाले लोगों को किस तरह से उद्यमिता के साथ जोड़ पाएँ, वहाँ जो स्किल डेवलपमेंट है उसको ढंग से हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ, और किस तरह से रूरल लाइवलीहुड, ग्रामीण जीवन यापन और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से हमारी संस्थागत जब सपोर्ट उसको हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे देश पुनः जो गांधी जी की कल्पना थी राम राज्य या ग्राम स्वराज, तो ग्राम स्वराज को हम पुनः प्राप्त कर पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना ये उद्बोधन बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलपति श्री रजनी शुक्ला जी का, आशीष चौहान जी का विद्यार्थी परिषद, और हर्ष जी उपाध्यक्ष जो हैं विद्यार्थी परिषद के, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और कमल जी के साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मैं पुनः उनका भी एक बार धन्यवाद करता हूँ कि राष्ट्र स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हम इसको ढंग से पूरे देश भर में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो मुझे लगता है फैसिलिटी नहीं है वो। Stop.